मुख्यमंत्री आपसे नाराज हैं, आपको लगता है? ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री देख रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करते, आपको मिलने नहीं बुलाते, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? आज हमारे मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी इस प्रदेश का बच्चा बच्चा आने वाली पीढ़ियों तक याद करेगा। आप इतनी बार ईमानदार ईमानदार बोलते हैं मुख्यमंत्री को ना, फिर वो सुनने में अच्छा 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 इतनी बार बोल दिया जाए तो लगता है कि ये बुरा बोला जा रहा है कि अरविंद पांडे को पार्टी से बाहर निकालने की बात कोई और कर रहा है जो बीजेपी में है भी नहीं। तो ये चल क्या रहा है? क्या कोई कोई देख नहीं रहा? क्या बीजेपी के भीतर कोई संज्ञान आपके इस प्रकरण का लिया किसी ने? कि कुछ दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भगवान की व्यवस्था को बदल के रावण ने भी सभी कई चीजों को अपने घर में पाल लिया था। अरविंद पांडे का चीरहरण हो रहा है और संगठन के नेता जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो भीष्म पितामह बनकर खामोश बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्त पलटेगा। मैं उन देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक संघ के उन प्रचारकों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या जो चीरहरण मेरा हो रहा है, क्या मैं इसका पात्र हूं? ये क्या चल क्या रहा है? आप ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई ताकत है जो आपके खिलाफ काम कर रही है, ऐसा है? अगर जैसा व्यक्ति मैं हूं तो आप मूक दर्शक बन के आप तमाशा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको भीष्म पितामह की भूमिका में हम आज बैठे हैं तो आप लोगों को इसमें विचार करना चाहिए कि क्या संघ संगठन का काम हम लोगों ने नहीं किया। आप इतने असहज क्यों हैं इस समय संगठन में? क्यों परेशान हैं आप? मतलब ये सामान्य हालत तो नहीं है अरविंद पांडे के लिए? सही समय पे भीष्म पितामह ने सही निर्णय लिया होता, आंख बंद करके नहीं बैठे होते, तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता। विरोध भी नहीं जताया ना उन्होंने। तो आपके साथ भी तो यही हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा पार्टी में, संगठन में। अब आपने सुना है कि जमीन हथिया ली बुक्सा समाज की, ये धोखाधड़ी के आरोप आप पर लग रहे हैं। हमने कोई गलती की है, हमारे बेटे ने गलती की तो हमको बिल्कुल फांसी पे लटका दो, हम लटकने को तैयार हैं। गदरपुर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे इन दिनों फिर चर्चाओं में हैं। लगातार लंबे समय से वो गदरपुर के भीतर जो कभी भी, चाहे वो किसान सुखवंत सिंह का मसला उठाया हो, उसके बाद अतिक्रमण के आरोप लगे और भी तमाम जो मामले उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, अब एक नया मामला आया है जो कि बाजपुर के पास का एक ज़मीन जो कि बुक्सा समाज की बताई जाती है, उस ज़मीन को लेकर एक विवाद है। उस विवाद ज़मीन में धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है और उस मामले को लेकर शिकायत भी हुई है। क्या मुकदमा कायम हो गया है? अगर मुकदमा हुआ है तो आगे अब क्या इस पूरे प्रकरण में होने जा रहा है? ये क्यों हो रहा है अचानक? और ये सब कुछ चीज़ें अभी तक चल रही थी और इसमें बीजेपी संगठन कहाँ है, सरकार कहाँ है और क्या कार्रवाई आगे होनी है, इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ विधायक अरविंद पांडे मौजूद हैं। विधायक जी, ये चल क्या रहा है? अब आपने सुना है कि जमीन हथिया ली बुक्सा समाज की, ये धोखाधड़ी के आरोप आप पर लग रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा, मैं इस प्रदेश के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि मैंने या मेरे परिवार ने कोई भी ऐसा गलत काम किया है तो कानून के तहत हम उसका सम्मान करेंगे। और मान लीजिए किसी बुक्सा समाज की जमीन हमने ली भी है तो जो भी कानून के तहत, सामाजिक न्याय के तहत उस बुक्सा जनजाति के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है
हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। या जिस किसान ने, सिख किसान ने ज़मीन ली है, उसका भी कोई नुकसान ना हो, उसके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम किसी कीमत पे हम अपने आप को बेच देंगे, लेकिन किसी के साथ हम अन्याय हमारी वजह से नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, इनसे, अपनी सरकार से और बहुत ही सब कर्मठ ईमानदार जो अधिकारी उस ज़िले में हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करके कहना चाहता हूँ कि जो विषय हमारा है, जो भी हमको सज़ा बनती होगी, बहुत ज़्यादा सज़ा होगी, जेल जाना होगा, हम जाएंगे, हम तैयार हैं। लेकिन ये जो घटना है, मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये घटना उस ज़िले के लिए, ऊधम सिंह नगर ज़िले के लिए एक ये मिसाल ना बन जाए। ये मेरी अपील है। हमने कोई गलती की है, हमारे बेटे ने गलती की, तो हमको बिल्कुल फांसी पे लटका दो, हम लटकने को तैयार हैं। लेकिन इस घटना का कोई फायदा उठाए और लोगों के आपस में जातीय संघर्ष हो जाए, हमारे बुक्सा भाई, पर्वतीय समाज के पलायन किए हुए लोग, हमारे सिख समाज के किसान, इन जातियों का आपस में संघर्ष ना हो जाए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जमीनें हो गई हैं बहुत महंगी, और जमीनें इतनी महंगी हो गई है कि रिश्ते नाते छोटे पड़ गए हैं। माने बाप बेटे के मुकदमे चलने चालू हो गए हैं, पति पत्नी के मुकदमे चालू हो गए हैं, क्योंकि जमीनों की कीमत ज़्यादा बड़ी हो गई, पैसा ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़मीन बड़ी हो गई, रिश्ते नाते छोटे हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे इस घटना को ज़्यादा उछालने से हमारे ऊधम सिंह नगर में जातीय संघर्ष ना हो पाए, मुझे इसकी चिंता है और मुझे इस बात का अफसोस भी है। जाति, ये समझाएंगे जातीय संघर्ष कैसे कैसे होगा? भाई, अधिकांश काशीपुर से लेकर खटीमा तक ये सब अधिकांश ज़मीनें हमारे बुक्सा भाइयों की है, थारू लैंड है, थारू समाज की हैं, और अधिकांश कुछ ईमानदारी से भी, पैसे लेन देन करके कई लोगों के नाम हुई होंगी, कुछ जगह धक्के से भी हुई होंगी, और ज़मीनों की कीमत अब हो गई है ज़्यादा। तो किसके नाम पे ज़मीन है, कौन कब्जे में है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस प्रकरण से आपस में लोगों का टकराव चालू ना हो जाए, मुझे इस बात की अंदेशा है। इसलिए हमारी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये केस जहां खुला है, इसकी सज़ा हमको जो देनी है दीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं हर चीज़ के लिए। हमको अपने खुद को भी बेचना पड़ेगा, ज़मीन जायदाद मकान जो भी है, तो चाहे बुक्सा भाई के प्रति है चाहे किसान के प्रति है, हम उन दोनों का किसी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे कीमत मुझे कोई चुकानी पड़े। लेकिन हमारी इस एग्जाम्पल की वजह से तराई के अंदर जातीय संघर्ष चालू नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और उस जिले के सभी ईमानदार अधिकारियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए, ताकि जमीन जायदाद के संघर्ष में कोई और सुखवंत सिंह की हत्या ना हो। ये सर, एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो दरअसल वो बुक्सा की जो ज़मीन है, जनजाति की जो भी वो लोग थे, वो क्या आपने कब्जा किया था? कैसे, मतलब ये कह रहे हैं ना, आरोप ये लगाया जा रहा है आपने हड़प ली ज़मीन, वो हड़पी गई थी, कितने एकड़ थी, या वो खरीदी गई थी तो आपने क्या सहमति हुई थी, फिर आपने वो ज़मीन कहीं और दे दी? उस किसान के लिए आप कह रहे हैं कि मैं उसका भी अन्याय नहीं होने दूंगा, क्या आप उसको पैसा लौटाने जा रहे हैं? वो ज़रा समझाइए कि वो है क्या स्थिति इस समय। देखिए, हकीकत तो यह है कि जब भगवान ही तय कर ले
भगवान के यहाँ ये तय हो जाए कि इसको अपराधी बनाना है, तो आदमी की, तो सामान्य व्यक्ति की तो हैसियत क्या कि इससे बच जाए। आज की डेट में जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, मैं एक जगह नहीं 10 जगह उसके प्रमाण दे सकता हूँ। जब कोई अपराधी अपराध करके भागता है तो 10 जगह सीसीटीवी में आ जाता है। सेमल गांव से हमारे उन बुक्सा भाइयों को पुलिस ने उठा के अपनी ही गाड़ी में बैठा के किस किस थाने में ले गई है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लिखवाई है, क्या क्या किया है, ये सब आम पब्लिक को पता है। मैं उस विषय पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उधम सिंह नगर जिले में चाहे किसी जाति समाज के लोग हों, देखो भाई, आप सब लोग मुझको, जब मैं बिल्कुल सामान्य परिवार में था, जब मैं किसी पद पे नहीं था, तब से आप लोग मुझे जानते हो। मैंने हमेशा लोगों की मदद के लिए अपने आप को, मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने का काम मैंने किया है। तो क्या आप हमसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं क्या कि मैं ये 2-3 एकड़ ज़मीन, क्या किसी बुक्सा गरीब को मैं सता के या छीन के, हड़प के, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ क्या? अगर जब मैं यही काम मुझे करना होता, तो जब कोई व्यक्ति किसी एक पद पे ना पहली बार बैठता है, छोटे छोटे पद पे, तो इतना कुछ कर लेता है ताकि सीमाएं नहीं होती हैं। लेकिन मैं 5 साल बाजपुर नगर पालिका का अध्यक्ष, 5 बार से आप लोगों ने विधायक बनाया, जनता ने विधायक बनाया, मैं नहीं बनाऊं। 30 साल से महत्वपूर्ण पदों पे आप लोगों ने बैठाया मुझे। इसे 30 साल में जमीन जायदाद और रुपए पैसे का लालच मुझे होता तो मैं इतना कुछ कर सकता था कि आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी को हड़पने और छीनने का काम नहीं किया। आज नंबर 2 के काम करने वाले लोगों पे हमारी ईमानदार पुलिस दबाव डाल के हमारे खिलाफ थाने में एप्लीकेशन मंगवाती है, और मेरे भाई, भतीजे, नाते, रिश्तेदार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके ऊपर पुलिस ने मुकदमे नहीं कायम किए हैं। लेकिन हम किसी चीज़ से घबराए नहीं है, ना हम भागेंगे। हम पे तो 302 के मुकदमे भी लगे, हमने उस समय को भी देखा है। लेकिन 302 का मुकदमा जिन लोगों ने लगाया है, वो उस समय अबोध बच्चे थे, उनका दुरुपयोग किया गया। वो अच्छे लोग हैं, मजबूर थे बच्चे वो, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ एक विषय बता रहा हूँ कि जिसको मैंने फेस किया है, हमने उस दौर को भी फेस किया है। तो इसलिए जो मुकदमे इस समय लगे हैं, हम तो हर चीज़ का, मैंने पहले भी डीजीपी से मिलकर मैंने अपील की है कि अगर जब मैं या मेरी फैमिली के लोग, हमने कोई 420 का काम किया है, किसी की ज़मीन छीनने का काम किया है, तो हमको जेल भेजो भाई, हम तैयार हैं। बिल्कुल हम पीछे किसी की हाथ में नहीं हटेंगे। ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या? आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस लोगों को ज़बरदस्ती ले जा रही है और आपके खिलाफ चीज़ें करवा रही है, ये क्या चल क्या रहा है? आप ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई ताकत है जो आपके खिलाफ काम कर रही है, ऐसा है? देखिए भाई साहब, जब सुखवंत सिंह जैसे किसान जब आत्महत्या करता है, तो जब उसको न्याय दिलाने के लिए मैं बोलूँगा, जब मैं सुखवंत को न्याय दिलाने के लिए बोलूँगा, तो निश्चित ही इसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी। तो लेकिन जो हमारी आदत में है, किसी के साथ कोई अन्याय की बात होगी तो जितनी मेरी सामर्थ्य है, हम उसके साथ खड़े होंगे। ये हमारी आदत में है। मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं, बीजेपी संगठन है, कोई विधायक कोई बयान दे देता है। पिछले दिनों कई लोगों ने आपके खिलाफ भी बोला, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पूछा, भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अरविंद पांडे को पार्टी से बाहर निकालने की बात कोई और कर रहा है जो बीजेपी में है भी नहीं। तो ये चल क्या रहा है? क्या कोई देख नहीं रहा क्या? बीजेपी के भीतर कोई संज्ञान आपके इस प्रकरण का लिया किसी ने? नहीं, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं,
निश्चित ही इसका संज्ञान लेते हैं, हमसे बात भी करते हैं। लेकिन मैं सब इन चीज़ों से अलग हटके मैं आपके माध्यम से इससे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कई बार जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो हम भीष्म पितामह को हम अपने अपनी अभिव्यक्ति में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। लेकिन आज मैं उन देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक संघ के उन प्रचारकों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या जो चीरहरण मेरा हो रहा है, क्या मैं इसका पात्र हूं? अगर जो मैं इसका पात्र हूं तो मैं उन सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगर जैसा व्यक्ति मैं हूं तो आप मूक दर्शक बन के आप तमाशा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे लिए देवतुल्य हमेशा रहोगे। लेकिन जब भीष्म पितामह और द्रौपदी की बात आती है तो हम भीष्म पितामह को कहीं ना कहीं हम गलत बोलते हैं। लेकिन आज जब हम लोगों के सामने जब हमको भीष्म पितामह की भूमिका में हम आज बैठे हैं तो आप लोगों को इसमें विचार करना चाहिए कि क्या संघ संगठन का काम हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन हमने संघ संगठन पर कोई एहसान तो हमने नहीं किया है। लेकिन ये तय बात है कि संघ संगठन नहीं होता तो हम लोगों की पहचान भी नहीं बनती। हमने कोई संगठन पर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन हम जो हमारे साथ इस समय चल रहा है, देखो हम तो इन चीज़ों से ही पैदा हुए हैं। इन चीज़ों से देखो हम कोई घबराने वाले नहीं हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि हमने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मैंने किसी का छीना नहीं है, किसी का हड़पा नहीं है। मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। मैंने कोई बदले की भावना से किसी के साथ काम जीवन में नहीं किया है। मैं आप लोगों का ही कार्यकर्ता हूँ। और जब मैं उस समय का जब कार्यकर्ता हूँ, जब संघ की शाखा में 2 की जगह 5 संख्या हो जाती थी तो सीना चौड़ा हो जाता था कि आज हमारी शाखा पे 3 संख्या बढ़ गई है। तो कम से कम मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भगवान की व्यवस्था को बदल के रावण ने भी सभी कई चीज़ों को अपने घर में पाल लिया था कि ये यम है, ये दूत है, ये शनि है, ये राहु है, ये केतु है, ये सब मेरी कुर्सी के नीचे बैठेंगे। तो अरमान तो उसके भी पूरे नहीं हो पाए। पूरा वही होगा जो हमारे लाखों प्रचारकों ने अपना जीवन दान देके इस संगठन को यहाँ तक पहुँचा के हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को विधायक और मंत्री बनाने का काम किया है। तो इतनी आसानी से हम चीज़ों को लूटने नहीं देंगे। ईमानदारी की लड़ाई, कार्यकर्ता की लड़ाई, जो हमारा दायित्व बनता है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आप कह रहे हैं कि अरविंद पांडे का चीरहरण हो रहा है और संगठन के नेता जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो भीष्म पितामह बनकर खामोश बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्त पलटेगा। मैंने भीष्म पितामह किसी को नहीं कहा। हम भीष्म पितामह को कई बार जब द्रौपदी का विषय आता है तो हम भीष्म पितामह के लिए गलत सोचते हैं कि अगर जो सही समय पे भीष्म पितामह ने सही निर्णय लिया होता, आंख बंद करके नहीं बैठे होते, तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता। विरोध भी नहीं जताया ना उन्होंने। तो आपके साथ भी तो यही हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा पार्टी में, संगठन में। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं सुनना, लेकिन हो सकता है कि उनकी सुनवाई भी ना होती हो। जो प्रोटोकॉल में है, जिनको सुनना चाहिए वो हमारे सुनते हैं। और मैं पार्टी को गलत नहीं कहूँगा। पार्टी कोई सी पार्टी हो, उन विचारों पर हम चलते हैं। प्रत्येक दल में कुछ लोग गलत हो जाते हैं, हम जैसे लोग गलत हो जाते हैं, भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। उनको लगता है कि पार्टी कब्जा लो। तो ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और पार्टी कोई गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी वो पार्टी है कि जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसके लिए हम लोगों ने तन मन धन के साथ जीवन को, लाखों हमारे प्रचारकों ने अपना जीवन दान देके, एक से एक प्रचारक है, किसी एक प्रचारक का जीवन उठा लीजिए
तो माँ बाप की इकलौती औलाद, माँ बाप को छोड़ दिया, देश की सेवा में जीवन दान दे दिया, ऐसे लाखों प्रचारकों के त्याग तपस्या की बदौलत ही ये संघ संगठन यहाँ तक पहुँचा है। और इसमें हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। ये परंपराएं आगे भी चलती रहें, इसके लिए जो व्यक्ति जिस पद पे है उसको अपने अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाने का काम करना चाहिए। तो आप इतने असहज क्यों हैं इस समय संगठन में, क्यों परेशान हैं आप? मतलब ये सामान्य हालात तो नहीं है अरविंद पांडे के लिए? नहीं नहीं, देखिए सामान्य है। अगर जो मान लीजिए मेरे सामने कोई दिक्कत है तो जो जहाँ बात अपनी कहनी चाहिए उनके पास तो अपनी बात पहुँचानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पूरे ख़ानदान पे सबको मुझसे जोड़ के, भाई आदमी को अपना पेट पालना है, मैं तो आपके माध्यम से अपने इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि मेरे ख़ानदान से जुड़े हुए नाते रिश्तेदार कोई भी हो, और किसी नेता की तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तौर से कहूँगा कि इसको मुद्दा बना के कुछ अधिकारी मुद्दा बना के अखबार में छपवा के इमेज खराब करने से अच्छा है कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। इसीलिए मैं तो सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि मेरे परिवार से, ख़ानदान से, जिससे मेरा मतलब हो या ना हो, एक बार सबकी इनकी हर चीज़ की जांच हो जानी चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, हमने किसकी छीनी है, किसकी ली है। तो ये दाएं बाएं मीडिया में छपता छुपता है तो हमारी तो कोई बात नहीं व्यक्तिगत, लेकिन इससे जिस मैं दल से हूँ कहीं ना कहीं उस दल पे भी धब्बा लगता है, तो ये हमको भी थोड़ी तकलीफ इस बात की होती है। मुख्यमंत्री आपसे नाराज़ हैं, आपको लगता है ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री देख रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करते, आपको मिलने नहीं बुलाते, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को नहीं डालना चाहिए बीच में, क्योंकि देखो मैं विद्वान तो नहीं हूँ। नहीं, आपने कुछ तो अपनी पीड़ा कहीं तो बताई होगी, मुख्यमंत्री जी तक गए या कोई जाने का रास्ता ही नहीं बचा या क्या? कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी हमने एक राज्य का नाम सुना है, हमने उज्जैन का नाम सुना होगा आपने। उज्जैन के राजा थे वंश, वो बहुत लोकप्रिय थे, न्याय के लिए जाने जाते थे, ईमानदार थे, तो वो ख़त्म हो गए या राजगद्दी से हट गए वो। तो उनके बाद उनका बेटा, उनका भतीजा राजा भोज बन गया राजा। तो भोज इतना ईमानदार था, इतना लोकप्रिय था, न्यायप्रिय था कि उनकी गाथाएं, उनका इतिहास आज तक पढ़ा जाता है। तो ये बीच में वो ईमानदारी और न्याय प्रणाली वो ख़त्म हो गई। आज अब हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि जो परंपरा ईमानदारी की और न्यायप्रियता की ख़त्म हो गई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से इस प्रदेश को इतना चलाया है कि उन पुरानी कहावतें अब याद आती हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी इस प्रदेश का बच्चा आने वाली पीढ़ियों तक याद करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इनको इस बीच में ना डाला जाए, वो अपना काम सही करें। आप इतनी बार ईमानदार बोलते हैं मुख्यमंत्री को ना, फिर वो सुनने में अच्छा इतनी बार बोल दिया जाए तो लगता है कि ये बुरा बोला जा रहा है। देखिए, जो सच है वो कहना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो, कुछ अधिकारियों की गलत प्रणाली की वजह से हमारी सरकार पे धब्बा ना लगे, और मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद, मेहरबानी। तो ये थे विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, गदरपुर से राजनीति करते हैं, भाजपुर से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और निकाय से शुरुआत की थी, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, वहाँ से शुरुआत हुई। संगठन में पुराने कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, तराई का एक चेहरा है, संघ में
लंबे समय तक काम करते रहे हैं, आज भी संघ में जड़ें जुड़ी हुई हैं, बावजूद इसके ये पॉलिटिकल जो गलियारा है उसमें चर्चा होती है कि क्या अरविंद पांडे नाराज़ हैं, क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। ये कई तरह की चर्चाएं हैं, वो विषय तो तमाम दूसरे विधायकों के लिए भी आते हैं, लेकिन अरविंद पांडे के मामले में इसकी शुरुआत जो हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। सुखवंत सिंह जो किसान ने आत्महत्या की, उस मुद्दे को उठाया, और क्या उस मुद्दे को उठाने के बाद ये अरविंद पांडे अचानक निशाने पर आ गए अपने प्रतिद्वंदियों के, और ये इनकी किस्मत है क्या विधायक अरविंद पांडे की प्रतिद्वंदी भी कहाँ अपने ही खेमे में सारे बन गए। लेकिन जो बुक्सा जनजाति की ज़मीन का मसला है उस पर बोले, कहा है कि अन्याय नहीं होने दूंगा, न उस किसान पर, न बुक्सा जनजाति के उन लोगों पर जिनकी ज़मीन है। मुकदमा लगाइए, जेल भेज दीजिए, फांसी पर चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, पर अन्याय मत कीजिए, क्योंकि तराई भाबर की उस पूरी बेल्ट में न केवल बुक्सा बल्कि थारू लैंड मौजूद है, जो 10 रुपए के स्टाम्प में जाती है, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है। एक नहीं, हजारों हजार घर लोग अपनी जीवन की पूंजी लगाकर उन जमीनों पर घर बनाकर बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो इस मुद्दे के बाद एक जातीय संघर्ष की स्थिति उधम सिंह नगर में, तराई भावर में फैल जाए, उसे रोकना पड़ेगा, ये कहना है। दूसरा, मैंने सवाल किया कि संगठन में क्या असहज चल रहे हैं आप, क्या संगठन आपकी बात नहीं सुन रहा, क्या नेता आपकी बात नहीं सुन रहे, क्या मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। बेबाकी से उन्होंने कहा है कि मैं असहज नहीं हूँ, संगठन के भीतर काम कर रहा हूँ, लेकिन पीड़ा हर बार बताई नहीं जाती, देखने वाला महसूस कर ले, बात कर ले तो बेहतर है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।